हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में 21 और 22 अक्टूबर 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, संभावनाएं बनती हैं, तो उसको भी आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ जिस भी प्रश्न का अगर आपको आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, आप जितना चीज़ों को लिखेंगे या फिर चीज़ों को जितना आप बोलते हैं, आप सभी को पता है कि आपका अभ्यास होता है, रिवीजन होता है। तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपको ये बताना है कि पुलिस स्मृति दिवस किस दिन को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 21 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 22 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 23 अक्टूबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बात हो रही है पुलिस स्मृति दिवस को लेकर कि कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अब बात यह है कि देखिए, आखिर क्या ज़रूरत हुई पुलिस स्मृति दिवस मनाने की। तो आप सभी को याद रखना है, ये उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इसीलिए प्रत्येक 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसमें आपको ये बताना है कि रिसेंटली जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। यहाँ पर बात हो रही है पहली महिला प्रधानमंत्री को लेकर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है यूरिको कोइके, बी ऑप्शन है साने तकाइची, सी ऑप्शन है फुमियो किसीदा और डी ऑप्शन है योको कामीवाका। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, यानी कि साने तकाइची जो कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। तो आपको याद रखना है, इनका नाम है साने तकाइची। बी ऑप्शन सही है और जल्द ही इनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो। बी ऑप्शन सही है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी किस राज्य द्वारा की गई है? इसमें आपको ये बताना है कि 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी किस राज्य के द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है हरियाणा। तो आपको याद रखना है कि 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी उत्तराखंड राज्य के द्वारा किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जनवरी 2025 में उत्तराखंड के द्वारा मेज़बानी की गई और इस प्रकार से उत्तराखंड पहली बार इन खेलों की मेज़बानी कर रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के द्वारा पहली बार मेज़बानी की गई है ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के लिए फोकस देश के रूप में किस देश को नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। प्रश्न ये है कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किस देश को नामित किया गया है? पहला ऑप्शन है रूस यानी रसिया, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो आपको याद रखना है कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है। तो बी ऑप्शन सही है। अब बात यह है कि देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? इस विशेष सम्मान का यही उद्देश्य है कि वैश्विक फिल्म उद्योग में ऑस्ट्रेलियाई सिनेमा के योगदान का उत्सव मनाना, इसका यही मुख्य उद्देश्य है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में ऑप्शन में ये प्रश्न पूछे तो इस प्रकार से प्रश्न बने तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया को नामित किया गया है। बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, आप सभी को जैसा कि पता है, जिसने 21 अक्टूबर 2025 को अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए, किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको याद रखना है। प्रश्न ये है कि क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक जिसने 21 अक्टूबर 2025 को 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है सभी प्रमुख शहरों को रेलवे से जोड़ना, बी ऑप्शन है सभी जिलों को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग से बस सेवा, बी ऑप्शन है सभी गांव के ब्रांड बैंक उपलब्ध कराना, और डी ऑप्शन है हवाई यात्रा को सस्ता बनाना। तो देखिए डी ऑप्शन सही है। आप सभी को जैसा कि पता है, उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक जिसने 21 अक्टूबर 2025 को अपना 9 वर्ष पूरा किया, हवाई यात्रा को सस्ता बनाने से संबंधित है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाना है, यानी कम कीमत पे देना है और उसको सुलभ बनाना है। तो आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि इसको कब लॉन्च किया गया, तो आपको याद रखना है 21 अक्टूबर 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, 21 अक्टूबर 2016। ठीक है, 2016, तो अभी 25 में इसको 9 वर्ष हो गए, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले हवाई अड्डे आधारित स्वशक्ति वाले इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देखिए प्रश्न थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको याद रखना है। इसमें प्रश्न पूछा गया भारत के पहले हवाई अड्डे आधारित स्वशक्ति वाले इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है हैदराबाद, डी ऑप्शन है मुंबई। तो आपको याद रखना है कि भारत के पहले हवाई अड्डे आधारित स्वशक्ति वाले इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। तो आपको याद रखना है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, यानी कि ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो भी आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं भी बनती हैं। तो कुछ आपको पहले के भी प्रश्न, कुछ दिन पहले के भी प्रश्न मिलेंगे, जिससे कि आपका एक बेहतर तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक स्मारक से सम्मानित रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थी? इसमें आपको ये बताना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में एक स्मारक से सम्मानित रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थी। आपको रानी दुर्गावती के बारे में बताना है कि किस वंश से संबंधित थी। पहला ऑप्शन है कुषाण वंश, बी ऑप्शन है चंदेल वंश, सी ऑप्शन है मराठा वंश और डी ऑप्शन है नंद वंश। तो अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर आपको रानी दुर्गावती के बारे में पता होगा कि ये चंदेल वंश से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। और आप सभी ने नाम सुना होगा, चंदेल राजा कीर्तिराय के परिवार से ये आती हैं, तो बी ऑप्शन सही है। रानी दुर्गावती चंदेल वंश से संबंधित है, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नासा के लैंडसैट 8 उपग्रह द्वारा अंटार्कटिका के पाइप आइसलैंड ग्लेशियर के ऊपर कौन सी वायुमंडलीय घटना देखी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। प्रश्न ये है कि हाल ही में नासा के लैंडसैट 8 उपग्रह द्वारा अंटार्कटिका के पाइप आइलैंड ग्लेशियर के ऊपर कौन सी वायुमंडलीय घटना देखी गई है? यानी कोहरे की दीवार देखी गई है, या फिर समुद्री धुआं देखा गया है, या फिर ऑरोरा बोलेसिस देखा गया है, या फिर धुंध भरी आंधी देखी गई है। तो देखिए रिसेंटली नासा के लैंडसैट 8 उपग्रह द्वारा अंटार्कटिका के पाइप आइलैंड ग्लेशियर के ऊपर समुद्री धुआं देखा गया है, तो बी ऑप्शन सही है। आपको याद रखना है, समुद्री धुआं देखा गया है। और ये देखिए दुर्लभ घटना होती है, और यह जो दुर्लभ है वायुमंडलीय घटना देखी गई है। ठीक है, और यह घटना तब होती है जब बहुत ठंडी हवा और गर्म पानी के ऊपर चलती है, जिससे कि घना और धुंध जैसा कोहरा हो जाता है, तभी ये समुद्री धुआं जैसी घटना देखी जाती है। तो आपको याद रखना है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट अन्नापुर जो खबरों में देखा गया था किस देश में स्थित है? इसमें आपको माउंट अन्नापूर्णा के बारे में बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको याद रखना है। और ये दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। तो माउंट अन्नापूर्णा जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है? पहला ऑप्शन है म्यांमार, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है भारत। तो आपको माउंट अन्नपूर्णा के बारे में याद रखना है, नेपाल में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेपाल के हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि खतरनाक चढ़ाई के कारण इसे जाना जाता है और दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में है और दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। तो आपको याद रखना है, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
द्वारिकाधीश मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको बताना है कि द्वारिकाधीश मंदिर किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है ओडिशा, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है बिहार। तो द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है और देवभूमि द्वारिका जिले के द्वारिका शहर में स्थित है और भगवान कृष्ण को समर्पित है, जैसा कि आप सभी को पता है, जिन्हें द्वारिका के राजा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म का 4 धामों में से एक है द्वारिका, तो गुजरात में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्री किस मंत्रालय से जुड़ा है? इसमें आपको श्री के बारे में बताना है, किस मंत्रालय से जुड़ा है। श्री मतलब साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस मंत्रालय से जुड़ा है। पहला ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, डी ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय और सी ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, डी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर श्रेय के बारे में पूछा गया है। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आप इसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव, यानी कि ये विज्ञान से संबंधित है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत श्री जो है ये जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टाइफून कोंगरे किस देश को प्रभावित किया है? इसमें आपको टाइफून कोंगरे के बारे में बताना है कि किस देश को इसने बहुत भारी मात्रा में प्रभावित किया है। पहला ऑप्शन है ताइवान, बी ऑप्शन है हांगकांग, सी ऑप्शन है वियतनाम, डी ऑप्शन है जापान। तो आपको याद रखना है कि जो टाइफून कोंगरे है ये हाल ही में ताइवान साथ ही साथ चीन, दक्षिण कोरिया और जापान सहित पूर्वी देशों के बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है और विशेष रूप से ताइवान में इसके दशकों से सबसे बड़ा टाइफून के रूप में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया है ये ताइवान को किया है, तो ए ऑप्शन सही है। आपको याद रखना है टाइफून कोंगरे ताइवान को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इसमें आपको ये बताना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? पहला ऑप्शन है ओडिशा, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि बंजारा विरासत म्यूजियम महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, तो ये महाराष्ट्र में है बंजारा विरासत म्यूजियम। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसमें आपको उस मंत्रालय का नाम बताना है जिसने रिसेंटली MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। पहला ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, बी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन है शहरी विकास मंत्रालय और डी ऑप्शन है MSME मंत्रालय। तो आपको याद रखना है कि वित्त मंत्रालय से संबंधित है, वित्त मंत्रालय ने शुरू किया है, तो यानी कि बी ऑप्शन सही है। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने शुरू किया है बेंगलुरु में, तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोद लेने की जागरूकता माह प्रतिवर्ष किस महीने मनाया जाता है? इसमें आपको बताना है कि गोद लेने की जागरूकता माह किस वर्ष प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है सितंबर में, बी ऑप्शन है नवंबर, सी ऑप्शन है अक्टूबर, डी ऑप्शन है दिसंबर। तो गोद लेने की जागरूकता हर माह नवंबर के महीने में मनाया जाता है। आपको याद रखना है नवंबर के महीने में गोद लेने की जागरूकता यानी बच्चों को गोद लेने की जागरूकता हर वर्ष नवंबर के महीने में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है केंद्रीय दत्तक संग्रह संसाधन प्राधिकरण और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य गोद लेने के महत्व को जागरूकता फैलाना है। तो नवंबर के महीने में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। आप मंत्रालय का भी नाम याद रखेंगे, यानी कि CARA मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 जारी की है? इसमें आपको उस संगठन का नाम बताना है जिसने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 जारी की है। पहला ऑप्शन है यूनिसेफ, बी ऑप्शन है IMF, सी ऑप्शन है यूनेस्को, डी ऑप्शन है आसियान। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। और ये रिपोर्ट देखिए शिक्षा में नेतृत्व सीखने के नेतृत्व शीर्षक के तहत 2024-25 के लिए जारी किया गया है। तो यूनेस्को द्वारा जारी किया गया है। और देखिए ऐसे रिपोर्ट से प्रश्न बहुत बनते हैं, इसलिए जो भी रिपोर्ट से इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए आपको बिल्कुल याद रख लेना है। ठीक है, यानी कि उस संगठन का नाम यूनेस्को है और इसमें आपका एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। तो यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया, सी ऑप्शन सही है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक लिंगजी मंदिर जो खबरों में देखा गया किस राज्य में स्थित है। इसमें आपको एक लिंगजी मंदिर के बारे में बताना है कि किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है गुजरात। तो एक लिंगजी मंदिर राजस्थान में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के उदयपुर जिले में कैलाशपुरी नामक गांव में एक लिंगजी मंदिर स्थित है, यानी कि ऑप्शन करेक्ट सी हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल जो समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है। इसमें आपको अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल के बारे में बताना है कि काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो किस प्रजाति से संबंधित है। पहला ऑप्शन है डैम्स फ्लाई, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है मकड़ी और डी ऑप्शन है बीटल। तो आपको याद रखना है कि अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल जो है ये डैम्स फ्लाई नामक प्रजाति से संबंधित है, यानी कि अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल डैम्स फ्लाई नामक प्रजाति से संबंधित है और इसकी खोज केरल के पश्चिमी घाट में स्थित अगस्त्य मलाई क्षेत्र में हुई, इसलिए इसका नाम अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल पड़ा है। तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही है, डैम्स फ्लाई नामक प्रजाति से संबंधित है बैम्बू टेल, तो ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य जो खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, जो भी वन्यजीव अभ्यारण्य या कुछ ऐसी प्रजाति जो न्यूज़ में है, आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, याद रखना है, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य जो खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तेलंगाना, डी ऑप्शन है केरल। तो आपको याद रखना है कि प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही है, प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना राज्य में स्थित है और ये तेलंगाना के मंचिरियल जिले में प्राणहिता नदी के तट पर स्थित है। तो आपको याद रखना है प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है, सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा किस शहर में शुरू की है। आपको बताना है उस उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम बताना है, उस शहर का नाम बताना है जिसमें हाल ही में पहली डबल डेकर टेक्निकल बस सेवा शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है गोरखपुर, सी ऑप्शन है वाराणसी, डी ऑप्शन है अयोध्या। तो आपको याद रखना है कि पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा लखनऊ शहर में शुरू किया गया है, ए ऑप्शन सही है, लखनऊ में शुरू किया गया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य शहरी परिवहन को बेहतर बनाना और प्रदूषण को कम करना है। प्रदूषण को कम करने पे ज़्यादा फोकस दिया गया है, तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नागालैंड हर साल हॉर्नबिल महोत्सव किस गांव में आयोजित करता है। इसमें आपको बताना है कि नागालैंड के द्वारा हर साल हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, तो ये किस गांव में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है किसामा, बी ऑप्शन है मोकोंग चुंग, सी ऑप्शन है खोनोमा, डी ऑप्शन है ओखा। ठीक है, तो आपको बताना है कि हॉर्नबिल महोत्सव जो कि नागालैंड में मनाया जाता है तो किस गांव में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये नागालैंड में तो मनाया जाता है, लेकिन नागालैंड के किसामा गांव में मनाया जाता है। किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है, ए ऑप्शन सही है। किसामा कहाँ है, तो कोहिमा के, जो कि नागालैंड की राजधानी है, कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर है, तो किसामा में मनाया जाता है। किसामा गांव का नाम है, किसामा विलेज में मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने आयुष फॉर ऑल राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत समग्र स्वास्थ्य देखभाल नामक फिल्म श्रृंखला लॉन्च की है। इसमें आपको उस मंत्रालय का नाम बताना है जिसने आयुष फॉर ऑल राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत समग्र स्वास्थ्य देखभाल नामक फिल्म श्रृंखला लॉन्च की है। पहला ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, सी ऑप्शन है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, डी ऑप्शन है आयुर्वेद में प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यानी ITRA। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर ऑल राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत समग्र स्वास्थ्य देखभाल नामक फिल्म श्रृंखला लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ए ऑप्शन सही है, यानी कि आयुष मंत्रालय के द्वारा ये फिल्म श्रृंखला लॉन्च की गई है, तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को किस एकीकृत योजना का हिस्सा बनाया गया है। इसमें आपको ये बताना है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को हाल ही में किस योजना का हिस्सा बनाया गया है। पहला ऑप्शन है PM किसान, बी ऑप्शन है PM आशा, सी ऑप्शन है PM प्रणाम और डी ऑप्शन है PM
PMVI, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को प्रधानमंत्री आशा यानी कि अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का एकीकृत योजना का एक हिस्सा बनाया गया है। तो PM आशा को आपको याद रखना है। आशा मीन्स अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाँ यहाँ पर हमने देखा था मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो कि PM आशा के तहत इसका हिस्सा बनाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संगठन ने अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजराना 1 लॉन्च किया है। इसमें आपको ये बताना है कि वह कौन सा संगठन है जिसने अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजराना 1 लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है मेटा, बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन है गूगल और डी ऑप्शन है अमेजन। तो आपको याद रखना है कि पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजराना फर्स्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले यह घोषणा की थी कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको याद रखना है। तो प्रश्न में ये पूछा गया है किसने न्यूटन से पहले ये इसकी घोषणा की थी कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी ऑप्शन है वराहमिहिर, सी ऑप्शन है बुद्धगुप्त और डी ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ये जो है वो भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं, आपको याद रखना है। ब्रह्मगुप्ता ने इन्होंने घोषणा की थी कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है, ब्रह्मगुप्त, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि BRO किस मंत्रालय के तहत काम करता है। BRO मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के तहत काम करता है। पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन है सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय, सी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, डी ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय। तो BRO जो है ये रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है, सी ऑप्शन सही है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। देखिए मंत्रालय से ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कौन से मिनिस्ट्री किसके अंदर में है तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित की गई है। इसमें आपको बताना है कि एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कहाँ पर आयोजित की गई है। पहला ऑप्शन है जोधपुर राजस्थान, बी ऑप्शन है कच्छकारण गुजरात, सी ऑप्शन है स्पीति घाट हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है नुब्रा घाटी लद्दाख। तो इसमें आपको एक्सरसाइज डेजर्ट हंट के बारे में बताना है। तो जोधपुर जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है जोधपुर राजस्थान में। और यह जो है एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास था जिसका आयोजन राष्ट्रीय वायुसेना के द्वारा किया गया। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय वायुसेना के द्वारा 24 से लेकर 28 फरवरी 2025 में आयोजन किया गया जोधपुर राजस्थान में। तो ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामर्थ्य उद्यम भारत 4.0 किस मंत्रालय की पहल है। इसमें आपको बताना है सामर्थ्य मतलब स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब उद्यम भारत 4.0 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी ऑप्शन है भारी उद्योग मंत्रालय, सी ऑप्शन है शहरी विकास मंत्रालय, डी ऑप्शन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको याद रखना है कि भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सामर्थ्य उद्यम भारत 4.0 लॉन्च किया गया है। तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसमें आपको बताना है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप 2025 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पहला है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी ऑप्शन है कानून और न्याय मंत्रालय, डी ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 कारपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और यह जो योजना है युवाओं को देश की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 शुरू किया गया है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है थाई पूसम त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। यानी कि आपको ये बताना है कि थाई पूसम त्यौहार किस
भारत के किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि थाईपुसम जो है त्यौहार ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो कि तमिल समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये ऑप्शन सही है। भारत के अन्य हिस्सों में और देश के अन्य तमिल समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में हमने 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।